स्कैम 1992 हम सब ने देखी है। हर्षद मेहता के बारे में सब लोग जान गए, विच इज ग्रेट। बट एक आदमी जिसके बारे में अभी भी स्टॉक मार्केट्स में चर्चा नहीं होती ना, वो है धीरूभाई अंबानी। जब इनका बेर कार्टेल से मुकाबला हुआ था ना सर, इन्होंने बेर कार्टेल गर्दन से ऐसा पकड़ा, ऐसी गर्दन जकड़ी कि 3 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बंद हो गया था और बेर कार्टेल खत्म होने की कगार में आ गया था। ये कहानी है उस आदमी की जो है ओरिजिनल किंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। ये कहानी है उस आदमी की जो किसी भी हद तक जा सकता है टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेस्टर्स। ये कहानी है श्री धीरूभाई अंबानी की। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. But आज तो मैं स्टोरी टेलर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा बस कहानी ऑफ द हीरो धीरूभाई अंबानी एंड द विलन, द ओरिजिनल विलन ऑफ स्टॉक मार्केट्स, मिस्टर मन्नू मानेक, द हेड ऑफ बेर कार्टेल। मन्नू मानेक सर इतने बड़े थे ना कि कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो लिस्टेड कंपनीज होती वो इनसे परमिशन से बनते थे। ये डिसाइड करते थे कौन सी कंपनी लिस्ट होगी। और इतने बड़े बड़े आज के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जैसे रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, ये सब एक टाइम इनके प्रोडिजीज थे। ये जो पूरी लड़ाई हुई थी ना, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये लड़ाई थी ईगोस की। मन्नू मानेक सर की ईगो में आया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, द ओरिजिनल ब्लैक कोबरा यहाँ बैठा है, और ये कौन है? धीरूभाई अंबानी। कल को लौंडा मुझे सिखाएगा मार्केट्स क्या होता है। वहां से पूरी कहानी शुरू हुई और इस पॉइंट पे एंड की कि 3 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बंद हो गया। अब वेट नहीं करा रहा हूं, शुरू करते हैं एकदम शुरू से। कहानी शुरू होती है 1977 से, जब उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्रीज का आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 रुपए के शेयर के हिसाब से 2.8 मिलियन शेयर्स निकाले। सबसे बड़ा आईपीओ। मैंने रिलायंस के आईपीओ के बारे में अपने फादर से पूछा कि पापा आपके टाइम पे रिलायंस आईपीओ इतनी बड़ी चीज थी? उन्होंने मुझे बताया, बेटा जब रिलायंस का आईपीओ आया था ना, तब वो टाइम था हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग स्टॉक मार्केट को सीरियस लेना शुरू कर दिए थे। और ये अक्टूबर 1977 की बात है। उस समय तो कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं था कंपेयर टू टुडे। उसके बावजूद पीपल वर क्रेजी आफ्टर रिलायंस। सबका स्टॉक मार्केट में का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि सर रिलायंस का स्टॉक खरीदें। इस स्टॉक की ग्रोथ इतनी क्रेजी थी कि अगले ही साल 1978 में ये 10 रुपए से हो गया 50 रुपए। फिर 1980 में ये हो गया 104 रुपए का। 1982 में ये हो गया 186 रुपीस का। इस पेस में रिलायंस का स्टॉक बढ़ा ना, धीरूभाई अंबानी बन गए स्टॉक मार्केट्स के बादशाह, पूरे हिंदुस्तान के हीरो। उनकी स्टोरी हर जगह चलने लग गई कि वो इंसान है जो रैग्स टू रिचेस से खड़ा हुआ है और पूरे देश को अपने साथ ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। आपको शायद मानने में यकीन ना हो, कितने लोगों ने ना अपने बच्चों की शादियां करवाई हैं, कैसे? रिलायंस स्टॉक से पैसे कमाकर। अब धीरूभाई अंबानी सर बन गए हीरो। बट हीरो कोई ऐसी थोड़ी बनता है। एक हीरो के लिए चाहिए एक तगड़ा विलेन, और ये विलेन थे मन्नू मानेक सर, द ब्लैक कोबरा, बेर कार्टेल के लीडर। ये खुद में ही एक मिनी स्टॉक एक्सचेंज थे। अब जिस पेज से रिलायंस ऊपर भागने लगा, धीरूभाई अंबानी में पूरी स्पॉटलाइट आ गई। मन्नू मानेक इसको बैन नहीं कर पाए। वाई? वो बेर कार्टेल है। रिलायंस चक्कर में दूसरे स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, और उनको लगा ये बाहर का लड़का मुझे सिखाएगा मार्केट्स क्या होता है। वो बैठ गए और शांति से पूरी नजर रखी सिर्फ रिलायंस के स्टॉक पे। एक मौके के लिए एक मौका मिले और इस स्टॉक को तोड़ के लाए सीधा जमीन पर। फिर उसी साल 1982 में रिलायंस ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए मार्केट के लिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां आपको पता है कि आपको पैसे मिलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब जब रिलायंस ने ये अनाउंसमेंट की, इन्वेस्टर्स में सेंटिमेंट क्या फैल गया कि भाई रिलायंस वीक है, इनको कैश क्रंच है, इनको पैसे की जरूरत है। और यही मौका था मन्नू मानेक सर का। उनको लगा आ गया है मौका, आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब रिलायंस को तोड़ा जाएगा। उन्होंने क्या किया? पूरे बेर कार्टेल इकट्ठा किया, उन सबको कन्विंस किया एक साथ धीरूभाई अंबानी पर अटैक करते हैं, रिलायंस के शेयर पर अटैक करते हैं। रिलायंस के शेयर को मिलके सब एक साथ शॉट मारेंगे। जब रिलायंस खत्म हो जाएगा ना, पैसे तो बेर कार्टेल कमाएगा ही कमाएगा, और धीरूभाई अंबानी भी साफ हो जाएगा, जिसमें मन्नू मानेक की पोजीशन दोबारा टॉप में आ जाएगी। उनकी ईगो इससे सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर दिन आया 18 मार्च 1982 का। इस दिन बेर कार्टेल ने लाखों
रिलायंस के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और इसके चक्कर में रिलायंस की शेयर प्राइस 131 से 121 आ गई। बेसिकली 7-8% सीधा लूज हो गया। बट आपको 1982 का टाइम समझना पड़ेगा। इस टाइम पे 14 डे का सेटलमेंट होता था। फिजिकल शेयर्स होते थे, फिजिकल शेयर्स आते थे, फिर दूसरे ब्रोकर के पास फिजिकल शेयर्स आते थे, फिर उसके पास आते थे, फिर साइन होता था। पूरा 14 डे पीरियड था। मतलब जस्ट इमेजिन उस टाइम पे आपको 14 दिन तक पैसे नहीं देने, आप शॉर्ट मारते हो, अब पैसे दोगे 14 दिन बाद। बेसिकली उस टाइम पे ना आप लगा लो इंटरडे वाज ऑफ 14 डेज। इंटरडे में आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। उसी तरह उस समय 14 डेज तक पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लगा लो जो इंटरडे में होता है ना, वो उस समय 14 डेज होता था, जो बहुत मेजर गैप है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, आपको मजा आ रहा है ना, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू अवर चैनल। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसी ही स्टोरीज और ऐसी मैसिव वैल्यू आपको मिलेगी ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको हर वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। तो इफेक्टिवली आप देखोगे 10 लाख शेयर्स बेचे बेयर कार्टेल ने, 131 से प्राइस 121 आ गई रिलायंस के स्टॉक की। इसका मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर स्टॉक। मतलब एक दिन में उन्होंने 1 करोड़ रुपए बना लिए थे। एंड इन 1982, हाँ दिस इज अज्यूमिंग कि वो 121 में स्टॉक्स खरीद लें। ये सब नजर में आ गया धीरूभाई अंबानी सर के। उन्होंने पकड़ लिया कि बेयर कार्टेल रिलायंस के स्टॉक में घुस गया। अब अगर आप लॉजिकली सोचो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? उनको तो अपने स्टॉक्स बेचने नहीं है, तो वो तो रखेंगे। दूसरा ये है, बेयर कार्टेल क्या कर लेगा? रिलायंस की प्राइस तोड़ के एकदम खत्म करता है टू वट एवर लेवल। उनको तो इसमें कुछ नुकसान होगा नहीं, एज मैंने आपको बताया, वो अपने स्टॉक्स बेचना नहीं चाहते। एंड रिलायंस की फंक्शनिंग तो डे टू डे वैसी चलती रहेगी। और अगर रिलायंस अच्छा परफॉर्म करती है अपने बिजनेस में, अल्टीमेटली फंडामेंटल्स कंपनी के दिखी जाएंगे और वो शेयर ऊपर बढ़ी जाएगा। तो धीरूभाई अंबानी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर उनको फर्क पड़ा। क्यों? ही रियलाइज्ड अगर रिलायंस का स्टॉक ऐसे ही नीचे जाता गया, रिलायंस के इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा एंड उससे भी ज्यादा रिलायंस के इन्वेस्टर्स का रिलायंस से भरोसा उठ जाएगा। ये वो आदमी थे जो अपने इन्वेस्टर के भरोसे के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने को रेडी थे। ये रिलायंस की ट्रस्ट की इमेज को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहते थे। बस फिर होना क्या था, रिलायंस में अजीब सी बाइंग शुरू हो गई। किसको समझ नहीं आया। बेयर्स ने पहले 10 लाख शेयर शॉर्ट किए थे ना, खरीद लिए। बेयर्स ने 1 लाख और शेयर शॉर्ट कर दिए, 11 लाख शेयर शॉर्ट, वो भी खरीद लिए। फिर बेयर्स ने बोला बहुत हो गया, उन्होंने 8 लाख और शेयर शॉर्ट कर दिए, सर वो भी खरीद लिए। सबकी हालत खराब थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा कौन आ रहा है, ये कौन है धीरूभाई अंबानी के फ्रेंड्स जो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में खरीद रहे हैं। कि उस समय 10 करोड़ के शेयर खरीदे गए थे। 1982 में 10 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है, वो तो आप इमेजिन ही कर सकते हो। और अगर मैं इन्फ्लेशन जोड़ के बोलूं ना, वो 10 करोड़ आज के 80 करोड़ के बराबर है। और फिर द अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। जो रिलायंस का स्टॉक 131 से 121 आ चुका था बिकॉज ऑफ शॉर्टिंग, अब वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। और ये जो फ्रेंड्स थे ना, जो रिलायंस के फ्रेंड्स थे, जो इतने सारे रिलायंस के स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, बाद में पता चला वो खुद धीरूभाई अंबानी थे। वो पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करे थे थ्रू NRI इन्वेस्टर्स। तो उन्हीं का पैसा था और वो ही पूरा पैसा लगा रहे थे अपने स्टॉक का फेथ और इन्वेस्टर्स के पैसे बचाने के लिए। एक चीज जो आपको याद रखनी है, इस टाइम तक वो 14 डे पीरियड चल रहा था दोस्त। तो अभी तक ना बायर्स ने पैसे दिए थे ना बेयर्स ने पैसे दिए थे, बिकॉज वो 14 डे पीरियड था। सेटलमेंट तो 14 दिन के बाद होना था। अब करते करते वो 14 डे पीरियड एंड होने को आ गया था। अब जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। सबसे पहला, शेयर्स खरीद लो, और वो खरीद ही नहीं सकते थे। क्यों? बिकॉज वो शेयर्स इतने ऊपर चले गए, उस प्राइस में खरीदना पड़ेगा, तो वो वैसे बर्बाद। दूसरा ऑप्शन, रोल ओवर पोजीशन ले लो, अगले 14 दिन और मांग लो। तो ऑप्शन तो था ही नहीं, उनको दूसरा ऑप्शन ही चूज करना था कि अपनी सेटलमेंट डेट को वो रोल ओवर कर देते। बट यहां पे आता है अंधा बदला। अब जब आप सेटलमेंट या पेमेंट देने में डिफॉल्ट करते हो, है ना, तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, एक पेनल्टी देनी पड़ती है। बहुत बार करंट स्टॉक मार्केट्स में भी होता है। सपोज आपने शेयर्स शॉर्ट कर दिया सुबह, शाम तक आपने शेयर्स खरीदे नहीं, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो आप पे एक प्रीमियम चार्ज होती है, जो एक पेनल्टी पड़ती है। उस समय ये पेनल्टी को बोलते थे अंधा बदला। 1982 ये वो टाइम है जब सेबी वेबी नहीं होता था। सेबी तो 1992 में फॉर्म हुआ है, उसको प्रॉपर पावर से हर्षद मेहता स्कैम के बाद मिली हुई है। तो इस टाइम पे जो बायर्स थे ना, वो प्रीमियम डिसाइड करते थे कि कितनी पेनल्टी चार्ज करेंगे। जनरली क्या होता था, लोग 1 या 2 रुपए ऊपर चार्ज करते थे, जो उस समय के लिए भी बड़ा अमाउंट था। बट ये धीरूभाई अंबानी थे और ये थी जंग। धीरूभाई अंबानी ने कोट किया 25 रुपए की पेनल्टी एक शेयर के ऊपर, जिसका मतलब पूरे बेयर कार्टेल को 5 करोड़ रुपए देने थे। 5 करोड़ रुपए उस समय का बहुत बड़ा अमाउंट था। मतलब ऐसा अमाउंट जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बेयर्स को पता था टाटा बाय बाय, छुट्टी, गेम ओवर, कुछ नहीं कर सकते।
नेगोशिएशन चलती गई, बेयर्स रिक्वेस्ट करते गए कि प्लीज प्रीमियम कम चार्ज करो। धीरूभाई अंबानी अपनी पोजीशन में खड़े रहे और इस चक्कर में 3 दिन स्टॉक मार्केट बंद रहा बिकॉज इट वाज कंप्लीट पैनिक। फिर बस धीरूभाई अंबानी सर अटे रहे कि मुझे तो 25 रुपए की पेनल्टी चाहिए पर स्टॉक। बेयर्स के बदले पैसे थे नहीं, तो उनको जो पहला ऑप्शन था उनको वो शेयर्स अपनी पोजीशन रोल ओवर नहीं कर पाए, उनको वो ही शेयर्स महंगे में खरीदने पड़े। इस चक्कर में रिलायंस की शेयर प्राइस हो गई 201 रुपए, जो ऑल टाइम हाई छू गया और बेयर कार्टेल एकदम खत्म। धीरूभाई अंबानी और उनकी पूरी लेगेसी जो अंबानी फैमिली है ना, सिर्फ स्टॉक मार्केट्स या उस समय के रिलायंस के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरूभाई अंबानी की पूरी लेगेसी इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस देश में अंबानी फैमिली ना हो ना, हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे होगी ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं कि व्हाट वुड इंडिया बी विदाउट अंबानीज, तो कमेंट करके अंबानी फैमिली लिख दीजिए। आप मुझे 200 कमेंट दो, आपको पता है गोयला खरा ही उतरेगा। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ धीरूभाई अंबानी।